हाय गाइस, हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं आपके सामने आ गया हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साइंस एंड मैथ विद अजय मिश्रा। दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में आपके लिए लाया था 10th क्लास के लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट इक्वेशंस के बारे में मैंने बताया था। इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए मैं आज आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2020 के लिए, स्पेशली और पेपर सेकेंड मैथ्स एंड साइंस। दोस्तों, सबसे पहले हमें सीटेट का एग्ज़ाम देने से पहले कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जिसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सीटेट के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो दोस्तों, हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर के पैटर्न के लिए, और दूसरा बात करेंगे कि हम पेपर की प्रिपरेशन कैसे करें। क्योंकि दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जब हम पेपर देने जाते हैं सीटेट का, तो हमें उसके पैटर्न के बारे में नहीं पता होता, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है और हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर गलत करके आ जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सीटेट क्वालिफाइड टीचर हूँ, तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि आपको मुझे क्या क्या टिप्स देना है। और दोस्तों, मेरी वीडियो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके आगे भी आपके लिए इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए सबसे पहले हम आते हैं पेपर पैटर्न के ऊपर। तो कई स्टूडेंट्स को पता भी होगा, लेकिन नहीं, कुछ न्यू कमर्स होंगे जिन्होंने अभी बीएड करा होगा, तो वो लोग एक बार अच्छे तरीके से इसको जान लें कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। दोस्तों, टोटल मार्क्स होगा 150 का, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी होगी आपकी 30 मार्क्स की। दूसरा होगा मैथ्स एंड साइंस, जो आपका 30 मार्क्स ईच आएगा, यानी 30 मार्क्स का मैथ, 30 मार्क्स का साइंस, यानी 60 मार्क्स आपका ये हो गया। लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। कोई भी स्टूडेंट जब पहली बार इस पेपर में बैठता है तो लैंग्वेज को लेकर बहुत कंफ्यूज होता है। लैंग्वेज को लेकर कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, जिस लैंग्वेज में आपकी अच्छी पकड़ है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको हिंदी अच्छी आती है तो लैंग्वेज फर्स्ट आप हिंदी चूज करें और लैंग्वेज सेकंड आप इंग्लिश चूज करें। कईयों को जो है हिंदी और संस्कृत चूज करनी होती है। बेसिकली जो लैंग्वेज आप फर्स्ट में चूज कर लेंगे, सेकंड लैंग्वेज आपको अदर देन फर्स्ट होनी चाहिए। और जब आप एग्जाम दे रहे हैं, जब आप पेपर दे रहे हैं, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, यहाँ पर गड़बड़ नहीं करनी है। ओवल करने में कई बार ये वाला पोर्शन, बेसिकली ये वाला पोर्शन हमारा गलत हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो दोस्तों, क्वालिफाइंग मार्क्स तो 90 है, लेकिन आप मेरे साथ जब तैयारी करेंगे सीटेट एग्जाम 2 जुलाई 2020 की दोस्तों, तो ये 90 मार्क्स तो कुछ भी नहीं है। आपके 150 में से 120, 110 ईजिली तरीके से आ जाएंगे। क्योंकि मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि मैं आपको किस तरीके से अच्छे अच्छे टिप्स दूं। आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको टिप्स भी दूंगा, मोटिवेट भी करूंगा। क्योंकि एग्जाम शायद जुलाई में हो सकता है, मे भी जुलाई में अगर हो जाता है तो भी अच्छी बात है। अगर आगे भी बढ़ेगा तो दोस्तों कितना आगे बढ़ जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर होना तो जरूर है। और आपको ये अच्छी तरीके से जानना है कि टीचर बनने के लिए, चाहे डीएसएसबी में, चाहे केवीएस में, चाहे एनवीएस में, हमें सीटेट को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, बिना सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करें हम टीचर नहीं बन सकते। तो जो भी दोस्त, जो भी भाई या जो भी बहन अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, उनको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। और उसके लिए पेपर पैटर्न आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स पर मेरे को कमेंट लिख के पूछ सकते हैं। दोस्तों, ये तो थी पेपर पैटर्न की बात। अब आते हैं हम पेपर प्रिपरेशन की बात, जिसमें एक छोटी सी बात है। दोस्तों, आपने कई लोगों से सुना होगा कि एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। दोस्तों, चाहे आप एसएसटी का पेपर दे रहे हैं, चाहे आप मैथ साइंस के लिए पेपर दे रहे हैं, आपको एक बात माइंड में अच्छे तरीके से बैठा लेनी है कि हमें एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि जो सीटेट है वो सीबीएसई कंडक्ट करवाता है, मैं आपको बता दूं। और सीबीएसई हमेशा एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चंस पूछता है। दोस्तों, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको लगेगा यार कि मैंने तो पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली थी, मुझे तो क्वेश्चन नजर नहीं आया। लेकिन नहीं दोस्तों, मैं आपको 101% गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने 6, 7, 8 की, बेसिकली अभी हम सिर्फ साइंस की बात कर रहे हैं, अगर हो सका तो मैं आपके लिए मैथ्स की भी वीडियो लाऊंगा। तो साइंस में 6, 7, 8 की अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है एनसीईआरटी में से, तो कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। और इसमें आपको जैसा कि पता है कि इसमें कुछ पेडागोगी के भी क्वेश्चंस होते हैं और कुछ आपके एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो पेडागोगी के लिए भी आगे आप तैयारी कर रहे होंगे, नहीं तो उसके लिए भी मैं वीडियोस लाऊंगा। घबराना नहीं है दोस्तों। तो हम तैयारी करेंगे एनसीईआरटी से। मेरे अपने खुद के सेल्फ नोट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं सीटेट एग्जाम के लिए। कुछ ही दिन हमारे लिए रह गए हैं। अगर सीटेट का एग्जाम जुलाई में होता है तो दोस्तों आपके पास टाइम नहीं है, और टाइम नहीं है तो इसी वजह से मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, और आप अच्छे से इसको ध्यान दें। दोस्तों, तो फिर हम आते हैं साइंस के ऊपर। एनसीईआरटी कोई बेस्ड नोट्स
सबसे पहले तो हमें क्लास 6, 7, 8 तीनों ही क्लास के नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से उसको नोट करना है। लेकिन सबसे पहले हम आते हैं क्लास 8 पे। मैं बैक से पीछे से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि 8 क्लास में कंटेंट ज़्यादा है, फिर 7 और 6 क्लास में कंटेंट कम है। वैसे तो आपको तीनों ही पढ़ना है। तो चैप्टर फर्स्ट, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, एनसीईआरटी से तैयारी कर रहे होंगे कई बच्चे, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट टिप्स। कुछ बच्चे सिर्फ और सिर्फ, मैंने देखा है कि कई जो यूट्यूब में वीडियो हैं उसमें सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर ही जोर दिया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीटेट में कभी भी कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। हाँ, क्वेश्चन करने से आपको एक प्रैक्टिस तो जरूर हो जाएगी, लेकिन पहले आप थ्योरी को अच्छे से क्लियर करिए, उसके बाद क्वेश्चंस पर आइए। यही सबसे अच्छा टिप्स होता है। यही जो है टिप्स मैंने भी अपनाया था, तो आप भी इसी टिप्स को अपनाएं, खाली क्वेश्चन पर फोकस ना करें। तो दोस्तों क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, तो सबसे पहले जैसे हॉर्टिकल्चर, व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है। हॉर्टिकल्चर के बारे में पूछ सकता है, हॉर्टिकल्चर में भी डिफाइंड है। तो उसमें आपको, जैसे कि मैंने लिखा है, हॉर्टिकल्चर लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर प्लांट स्टॉक। अगर हम लार्ज स्केल पे, फॉर एग्जांपल मेरे पास ज़मीन है, मेरे पास बहुत ज़्यादा खेत है और सिर्फ मैं उस पर वेजिटेबल, फ्रूट्स और फ्लावर ही उगाऊँ, ध्यान से सुनना दोस्तों, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर, अदर देन और कुछ नहीं, आपको इसमें गेहूं बीट वगैरह कुछ नहीं उगाना है, तो वो सिर्फ कहलाएगा आपका हॉर्टिकल्चर। ठीक है दोस्तों, तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है आपका। अब आपको दोस्तों ये लग रहा होगा कि सर ये रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स लाए, ये तो हमें पता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स में कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं और आपसे वो क्वेश्चन जरूर पूछता है यूपी टेट में, सी टेट में, आर टेट में, और कहीं का भी आप टेट देते हैं चाहे सी टेट देते हैं, तो इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप, इसमें कंफ्यूजन ना है। इसको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो रबी क्रॉप्स है उसको शोन करेंगे हम अक्टूबर और नवंबर में, यानी उसे हम अक्टूबर नवंबर में बोएंगे, बीज बोना जिसे हम कहते हैं, खेत में बो देंगे, और जब उसको काटने का समय आएगा वो आएगा मार्च और अप्रैल, जैसा कि अभी चल रहा है मार्च, अप्रैल, मई, जून जो भी है आपका। और एग्जाम्पल दोस्तों, इसमें एग्जाम्पल बहुत पूछता है, वीट, ग्रेन, बार्ले, और भी अगर आपको जितने ज़्यादा एग्जाम्पल इसमें हो, क्योंकि कई बार वो आपको सिर्फ दे देगा कि वीट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन दे देगा, रबी, खरीफ या ये वो, तो इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि वीट, ग्रेन, बार्ले, इस तरीके की जो भी चीज़ें वो आपकी रबी क्रॉप्स हैं। इसी तरीके से खरीफ क्रॉप्स भी आते हैं, ये शोन होंगे जून एंड जुलाई में, यानी इसका जस्ट अपोजिट है, ये अक्टूबर नवंबर में शोन होते हैं, ये जून एंड जुलाई में, यानी जो अभी का समय चल रहा है। तो इसमें हम कौन सी क्रॉप्स को शो कर रहे हैं, हम खरीफ क्रॉप्स। और इसको हार्वेस्टेड कब करेंगे दोस्तों, इसे हम करेंगे सितंबर अक्टूबर में, जब थोड़ा सा हल्का ठंड का समय आ जाता है। और एग्जांपल इसमें राइस है, मीज है, ग्राउंडनट है, कॉटन है, पल्सिस हैं दोस्तों, ग्राउंडनट, मूंगफली, मेज, मक्का, राइस, चावल, कॉटन, आपका कपास हो गया, पल्सिस, दालें हो गई, सभी चीज़ खरीफ क्रॉप्स के अंदर आती है। दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि खरीफ है या रबी। टैट में, यूपी टैट में हर साल क्वेश्चन पूछता है, सी टैट में भी पूछ सकता है। उसके बाद दोस्तों हम एक एक टॉपिक, आपके पास पूरी एनसीईआरटी है, जब आप उसे पढ़ेंगे तो बहुत सारा कंटेंट हो जाता है, तो मैं सिर्फ आपके लिए वो इंपॉर्टेंट चीज़ लाया हूँ जिसमें मैंने ये एनालाइज किया है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है और बनता ही है। और आपको अच्छे से इस नोट्स को कॉपी कर लेना है और दोबारा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करने के बाद उस पर एनालाइज कीजिए, लिखिए, तो आपको समझ में आएगा। लिखने की आदत जरूर डालिए, लिखने से हमें काफ़ी चीज़ माइंड में रियलाइज हो जाती है। तो नेम ऑफ फर्टिलाइजर, कई बार देखिए दोस्तों आपसे पूछ देगा कि 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा कि इसमें बताइए कि कौन सा फर्टिलाइजर है, तो हमें पता ही नहीं होता कि फर्टिलाइजर है कौन कौन से। तो 4 फर्टिलाइजर मैंने लिखे हैं बेसिकली जो इस चैप्टर के अंदर है, वैसे तो फर्टिलाइजर और भी हो सकते हैं। डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि डाई अमोनियम फॉस्फेट दे देगा, आपसे पूछेगा कि फर्टिलाइजर है कि नहीं, और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि डाई अमोनियम फॉस्फेट के अंदर होता क्या है। तो दोस्तों इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है कि अमोनिया का जो फार्मूला होता है NH3, और फॉस्फेट का मतलब हो गया फॉस्फेरस, तो नाइट्रोजन, NH3 में नाइट्रोजन तो होगा ही होगा और फॉस्फेरस भी होगा। तो ये भी पूछ सकता है कि डायमोनियम फॉस्फेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो नाइट्रोजन, फॉस्फेट। इसी तरीके से पूछ लेते हैं NPK, NPK इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको लिखना है NPK इज एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर, और उसमें क्या क्या चीज़ होती है, N से मतलब नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस, और पोटेशियम, K जो सिंबल होता है पोटेशियम का, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। यूरिया, यूरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर आल्सो, नाइट्रोजन होता है सिर्फ यूरिया के अंदर, और सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम इज एन आल्सो एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर, और उसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट। तो दोस्तों ये तो कुछ टॉपिक्स थे जो मैं आपके लिए फर्स्ट चैप्टर से लेकर आया हूँ, उसके आगे और भी कंटिन्यू करूँगा। होप सो दोस्तों, मैं ये सोचता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आप इसको बार बार रिपीट करके देखें, जो चीज़ें मैंने लिखवाई उसको एनालाइज करें। आगे भी मैं इसको कंटिन्यू करूँगा दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, लाइक ज़रूर करना मेरी वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।